नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। साथियों, आज हमारे साथ फिर हैं पुष्पा जी, जो हमारे इतिहास को लेकर मुखरता से आपके सामने तथ्यों के साथ जो है हमारे इतिहास को बताती हैं और एक जो धारणा बनी है उस धारणा को जो है दूर करती हैं, ताकि जो तथ्य के साथ जो सच्चाई सामने आए वो आप तक पहुँचे। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और जिस तरह से आप जो है इतिहास के बारे में, खासकर जो हमारा राणा राजपूत का इतिहास है उसके बारे में हमारे दर्शकों को कई सारी ऐसी बातें बताई हैं, तो आज आप क्या बताने वाले हैं जिनसे हमारे दर्शकों का एक तरह से ज्ञानवर्धन हो और जो इतिहास की जो कड़ियाँ हैं वो हम सही तरीके से जोड़ सकें। नमस्कार सभी दर्शकों को राणा न्यूज़ के, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे दोबारा अवसर दिया है। और मैं अभी रुस्तम जी मैं बताऊँ कि मुझे एक बहुत ही ललक सी जगी अपने इतिहास को जानने के लिए, और जब मैं खोजने निकली तो मुझे बहुत आसपास ही अपने बहुत सारे पुख्ता प्रमाण नज़र आए। लोगों से बातचीत की तो बहुत अपने आप में वो मुखर रूप से हमारे इतिहास को समेटे हुए हैं। अचानक मैं अपने किसी मिलने वालों के साथ में हम आए थे, तो उन्होंने बताया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बिल्कुल गांव के बीच में बसा हुआ हमारा सिद्धपीठ है जो राणाओं की धरोहर है, उसके बारे में आप कुछ क्यों नहीं बोलते। तो मैंने फिर इसके बारे में जानकारी ली, तो हमारे एक महाराज जी हैं जो हमारे राणा समुदाय से हैं और उन्होंने संन्यास लिया है। वो इनकी संरक्षा बहुत शिद्दत से करते आ रहे थे। मैं बता रही हूँ रुस्तम जी, ये जो जगह है, ये जो इलाका है, आप देख सकते हैं ये साल का जंगल है और पूरा बहुत ही पुराने, आप इसको अगर आप फ्लैश करेंगे तो दिखाएंगे, बहुत पुराने प्राचीन काल से ये घना जंगल हुआ करता था, ऐसा मुझे बताया गया। और ये जो एरिया था बिरियागढ़ का एरिया था, इसको हम बिरियागढ़ के नाम से जानते हैं, जिसको राणा वीर सिंह जी ने अपने नाम से इसको बसाया था। और ये जो घना जंगल था, इस जगह वो अपना अस्तबल और अपना सैन्य साजो सामान सुरक्षित गुप्त स्थान पर रखते थे। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि 12 राणा, मीरा 12 राणा रादर, कुछ छत्राणियों के साथ राजपूत राणा 12 राणा इस जगह पर यहाँ से कुछ दूर से सितारगंज के पास में नंदौर नदी के पास में उन्होंने पहला पड़ाव डाला। और वहाँ पर उन्होंने बसगर, प्रहलाद पलसिया, मीरा 12 राणा, आपके केलपुरी, ये सब कल्याणपुर, सिसौंदा, जिसको सिसौना कहते हैं, ये सारे गांव उन्होंने आबाद किए अपने बाहुबल से कहना चाहिए। और फिर यहाँ पर उन्होंने एक जागीर स्थापित की, जिसको बिरियागढ़ की जागीर हम जानते हैं, हमारे पूर्वज अभी तक बता रहे हैं। और यहाँ उनको राणा वीर सिंह जी को वीर घोड़ा के नाम से जाना जाता है, और इस एरिया को पंच पकड़िया के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि एक साथ 5 जो बूटे हैं, इसलिए इसको पंच पकड़िया के नाम से भी लोगों के बीच में फेमस है ये। और लोग अपनी मनौती मांगने के लिए, हमारे जो राणा समुदाय के लोग थे, वो एक मिट्टी का घोड़ा बना करके छोड़ दिया करते थे और वो यहाँ सिद्धपीठ में पहुँच जाया करते थे। क्योंकि इतना घना जंगल था, बहुत सारे लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जंगल में आकर के वो सिद्धपीठ पे चढ़ाएं। खेत में ही अगर वो छोड़ दें तो यहाँ वो स्वीकार हो जाते थे। ऐसे लोगों ने बिल्कुल आंखों देखा हाल हमको बयां किया है और बताया है। ऐसा भी मुझे पता चला कि यहाँ पर देवदूत जैसे उनका अवतरण होता था, और जब उनका अवतरण होता था बिल्कुल सफ़ेद झक घोड़े में वो आते थे और पूरा उजाले से ये जंगल में मंगल हो जाता था, उजाले से भर उठता था। घुप अंधेरे में भी, काली रात में भी अंधेरे से उजाले में ये परिवर्तित हो जाया करता था। और जो घोड़े के टापों की आवाज़, केवल आप राणा समुदाय से मत पूछिए, यहाँ जो हमारा बहुत लाल फार्म है, आप अगर पुराने बुजुर्ग होंगे हमारे सिख समुदाय से और हमारे जो और दूसरे समुदाय के लोग हैं, वो भी यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। और राणाओं की यही बहुत ख़ास वजह है, क्षत्रिय धर्म वो निभाते हैं, बिना धर्म, बिना वर्ग का भेदभाव किए हुए। अगर उनकी शरण में कोई आया है तो उनको वो शरण देना, अभयदान देना उनका परम कर्तव्य होता है। कर्नल टॉड, जो कि राजस्थान के इतिहास के जनक माने जाते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैंने क्या पाया कि राजपूत अपने घोड़े से और अस्त्र शस्त्रों से प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते थे।
तो इसलिए उनको खुश करने का कारण क्या है कि उनको उनके घोड़े से मनाया जाता था कि भाई हम वीर घोड़ा, हम आपको घोड़ा समर्पित कर रहे हैं, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारे खेत खलिहान की रक्षा करें, आप हमें चोट डकैतों से रक्षा करें। और रुस्तम जी, बहुत ख़ास बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ये जो घने थोड़े से ही हैं, ये जो घना साल का जंगल है, घने साल के वृक्ष हैं, ये बहुत पुराने हैं। क्या आप समझते हैं कि आज की डेट में जहाँ इतना तरह तरह के माफिया चल रहे हैं, वो यहाँ से इन पेड़ों को काट के ले जाना क्या बड़ी बात थी? नहीं, क्योंकि बिना उनकी अनुमति के वीर घोड़ा यानी कि वीर सिंह राणा जी की अनुमति के बिना आप एक पत्ता यहाँ से नहीं तोड़ सकते। और जिन्होंने कभी ऐसा दुस्साहस किया है उसका परिणाम उनको तुरंत मिला है। ऐसा गांव वालों का और आसपास की सारी जनसंख्या का अनुभव है। ये अनुभव हमें लोगों ने बताया, इसलिए ये आज भी सीना तान करके आसमान की तरफ देखते हुए पूरे गर्व के साथ में राणाओं की धरोहर को समेटे हुए बिल्कुल शिद्दत से खड़े हैं। और ये मेवाड़ी राणाओं का यही खास वजह है। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, चाहे हमें कितना ही कठिन समय से दौर से गुजरना पड़ा हो, हमारी हस्ती कभी कोई मिटा नहीं सका है, ना ही कोई मिटा पाएगा। ये बिल्कुल तय है। ये हमारे योद्धाओं की पहचान है। हमारे समय समय पर हम लोग अपने आप को, अपने पहचान को लोगों के सम्मुख जब भी समय आया है ये जाहिर किया गया है। एक तरह से आप बहुत ही गुप्त इतिहास बता रही हैं। और साथियों, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं खासकर, तो ये जो स्थान जहाँ पर हम खड़े हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बिरिया गांव के पास ही पड़ता है। तकरीबन जब लाल फार्म से आप चलेंगे तो ये एक आस्था का केंद्र है। मैम, जिस तरह से आप बता रही हैं, मेरी उत्सुकता ये जानने की बड़ी हो रही है कि जो वीर सिंह का जो एक पात्र है हमारे, ठीक है, हमारे पूजनीय जो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जो रहे हैं, तो उनके बारे में हमारे दर्शकों को भी जानना ज़रूरी है खासकर, और मेरे लिए भी तो ये बहुत ही जानना ज़रूरी है कि आखिर उनके बारे में उनका इतिहास क्या रहा। थोड़ा कुछ अगर आप जानकारी दे सकें हमें। बिल्कुल। वैसे तो आपको महाराज जी बहुत अच्छे से बताते अगर वो अभी यहाँ पर उपस्थित होते। जो मुझे बड़े बुजुर्गों ने बताया है, महाराज जी ने बताया है, वो ये बताया है कि धीर सिंह और वीर सिंह राणा नाम से दो हमारे राजपूत राणा यहाँ पर थे, जिनकी एक आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक नदी टाइप से पड़ती है, नाला टाइप से पड़ता है। इस तरफ तो वीर सिंह जी का राज था, उस तरफ धीर सिंह जी का राज था। आपने सुना होगा धीर सिंह जी के गांव का नाम या जो उनकी जो रियासत थी, जागीर का नाम ध्यानपुर आज हम गांव जानते हैं, जहां नंदी बाबा बिल्कुल बहुत प्रचलित हैं लोगों के बीच में, बहुत महत्वपूर्ण वो सिद्धपीठ है। और इस तरीके से जो दो रियासतें यहाँ पर बराबर पैरेलल पनप रही थी और राज उन्होंने किया, और आज भी लोगों के जनमानस में जीवंत हैं। ये इतिहासकारों ने भले ही इसको बिल्कुल, मैंने कहा ना कि हम जो भी पहलू को लाएंगे वो बिल्कुल मौलिक और अनछुए होंगे, क्योंकि इतिहासकार में ये बहुत बड़े और गुणी लोग रहे हैं। मैं अभी बहुत कम अध्ययन कर पाई हूँ, पर जितना मैंने तराई के क्षेत्र का अनुभव ये अध्ययन किया है, जितना मैंने राजस्थान का अध्ययन किया है, जितना मैंने नेपाल का अध्ययन किया है, कुमाऊं और गढ़वाल के राजाओं के बारे में, यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में, यहाँ की समय परिस्थिति के बारे में जितना मैंने अध्ययन किया है, वो मैंने ये पाया है कि ये जो तराई का इतिहास ऐसा था रुस्तम जी कि ये बहुत ही दलदलीय, मच्छर मलेरिया से पीड़ित जगह थी। और क्योंकि हमारे राणा जो वंशज के लोग हैं ये इस इम्यूनिटी को डेवलप कर चुके थे। मायरा की गुफाएं आज पूरे लोगों को अच्छी तरह से पता है, जितने भी हमारे भारत और पूरे विदेशों में भी ये लोग, अभी हमारी जो बीजेपी सरकार है वो लोगों के सम्मुख महाराणा प्रताप जी का इतिहास रख रहे हैं। जो भी कभी हमारे इतिहास में उसको कवर नहीं किया गया उसको आज कवरेज मिल रही है, और यही उचित मौके का जो संज्ञान में लेकर के हमने भी सोचा कि महाराणा की धरोहर यहाँ तक फैली हुई है, क्यों ना लोगों के संज्ञान में हम लाएं। मायरा की गुफाओं में हमारे महाराणा प्रताप जी ने अपने राज परिवार को, आप सोच सकते हैं कि एक कमरे का एक छोटा सा मकान जिसमें एकमात्र खिड़की छोटी सी और उसके ऊपर एक और मंजिल, मुश्किल से 12 बाई 12 का वो रूम रहा है अभी आज भी है, उसको संरक्षित कर दिया है भारत सरकार ने। तो ये मायरा की गुफाओं में हमारे राज परिवार के लोग वहाँ पर रहे,
और वो खदान का एरिया था जहाँ 3 लेयर की चट्टानें गुफाएं हैं अरावली पर्वत में। तो वो पर्वत से अपने संरक्षित करने के लिए इतने दुरूह जो समय था, कर्नल टोड ने कहा है कि वो जावर की खानों में वहाँ स्त्रियों को, बच्चों को, नौनिहालों को सुरक्षा प्रदान करते थे, क्योंकि 1568 के बाद जौहर की प्रथा ख़त्म हो चुकी थी और महाराणा जी बहुत छोटे थे। तब से इन्होंने जौहर का विरोध किया। अपनी माँ को उन्होंने शम्स खान के विरुद्ध, उदय सिंह जी को लड़ाई में जाते समय जौहर के लिए तैयारी करते देख उनका मन विचलित हो उठा। उन्होंने ये शपथ उठाई कि मैं शम्स खान को हरा के रहूँगा और मैं अपने जो राज परिवार को, अपने मेवाड़ी परिवार को, अपनी जनता को जौहर की आग में, विभत्स आग में मैं झुकने नहीं दूंगा। उनको कभी भी इस तरीके से त्राही त्राही नहीं करने दूंगा। और उन्होंने जंगलों की खाक छानी और राज परिवार का बहव छोड़ करके उस गुफाओं में शरण ली। तो हमारे जो लोग हैं इम्यूनिटी डेवलप कर चुके थे, ऐसी खतरनाक जगह में रहने के आदी हो चुके थे और उनको ये एक तरह से कमांडो प्रशिक्षण था। तभी 12 राणा की टुकड़ियां राज परिवार को लेकर के यहाँ पर आई थी। और आप ये देखिए कि धीरबाई माँ, आप भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप सीरियल में भी देख सकते हैं, माँ धीरबाई छोटी भटियानी रानी थी, उदय सिंह जी की, महाराणा प्रताप जी की छोटी माता थी। उन्होंने जब शम्स खान ने आक्रमण करने की ठानी तो वहाँ लेकर के वो आए थे सुरक्षित स्थान में राणा प्रताप जी को और शक्ति सिंह जी को, और बाकी रानियां तैयारियां कर रही थी जौहर की। तो ये सुरक्षा की जो प्रथा थी वो उदय सिंह जी की तरफ से शुरू हो चुकी थी कि जौहर एकमात्र विकल्प नहीं है हमारे पास, हमारे नौनिहालों को हम क्यों अपनी पीढ़ियों को ख़त्म कर दें। तो इसलिए सुरक्षित प्रदेश में आए और इन्होंने जो भी यहाँ पर लोकल जातियाँ थीं, जैसा कि बार बार लोग मिक्सअप करते हैं कि थारू जाति, यस, जहाँ उन्होंने भीलों के साथ सामंजस्य किया मेवाड़ में, वहीं हमने यहाँ जो लोकल वासी थे थारू समुदाय के साथ में अपना बिल्कुल उनका सहयोग लिया और उनके साथ में घुल मिल कर रहे और लोगों को बस चुप रहना। तो हमारे लोग जो यहाँ की देसी भाषा में बोलते हैं गुलू मत करें, मतलब बच्चे को बताया नहीं कि भाई तुम बिल्कुल पहचान उजागर मत करना। आप देखो आज यूक्रेन में जो रशिया ने अटैक किया है वहाँ पर बच्चे किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं युद्ध की भविष्य, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अफगान युद्ध में हुआ था। लोग ऐसे हवाई जहाज़ में लटक कर भागे थे, बसों में भागे थे अच्छे अच्छे घरों के लोग। तो ये संकट काल में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, सुरक्षा और चिंता जो है साथ साथ चलती हैं। तो इस तरीके से हमारे लोगों ने यहाँ आकर के एक बहुत ही दुरूह स्थान को विकसित किया, क्योंकि ये स्टैमिना केवल उनके अंदर था। लेकिन एटकिंसन ने बोला, जो अंग्रेज़ लेखक थे, उन्होंने बोला, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में यहाँ पर लोकल जातियाँ थीं, तो उन्होंने बोला कि यहाँ थारू जाति रहती है और वो मलेरिया प्रूफ हैं। उनको हालांकि ये सिद्ध नहीं हो पाया कि मलेरिया प्रूफ है, लेकिन हाँ औरों से इम्यूनिटी ज़्यादा थी। मैं आपको एक घटना स्मरण कराती हूँ कि जब चंद राजाओं का शासन था कुमायूं पे 1559 के आसपास में, राजा प्रद्योत, मेरे ख्याल से जब मुझे ईस्वी सन याद आ रहा है तो प्रद्योत चंद जी थे, उन्होंने बोला कि टुकड़िया जो हुसैन खां थे, उन्होंने हिंदुओं को बोला था कि आप अपने कंधे पे ऐसा अंगोछा रखिए, तो टुकड़ा रखिए, तब उनका नाम ही टुकड़िया खान रख गया। उन्होंने कहा कि आप अपनी पहचान के लिए, हिंदू पहचान के लिए रखिए, और आक्रमण किया था तराई पे उन्होंने। लेकिन ये पर्टिकुलर जगह बिल्कुल सुरक्षित थी, एकदम सुरक्षित थी। उन्होंने टनकपुर की तरफ, उन्होंने रुद्रपुर बाजपुर की तरफ आक्रमण किया, लेकिन ये पर्टिकुलर एरिया क्योंकि बहुत ही घने जंगलों से आच्छादित था, 14 साल का यहाँ जंगल है जहाँ आज भी किरणें नहीं जाती हैं सूरज की। और आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी घना जंगल रहा था पहले। तो ये इस तरीके से हमारे पूर्वजों ने स्ट्रगल करते करते अपना एक स्थान बनाया था। लेकिन क्योंकि इतिहास लिखने वाले यहाँ तक पहुँचे नहीं, सच कहा जाए तो यहाँ तक पहुँचे नहीं। जिस समय सही इतिहास लिखा जाता, लोगों ने बस ऊपर से कॉपी पेस्ट किया, एक ने जो कुछ लिख दिया उसको कॉपी पेस्ट किया, उसकी मौलिकता पर कभी गए ही नहीं। बहुत विस्तृत वीडियो ये हो जाएगा अगर मैं सारी चीज़ों पे चर्चा करूं। कुछ चीज़ों की चर्चा मैं पहले भी कर चुकी हूं। तो ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रही थी कि जब यहाँ पर बार बार रोहेलों के आक्रमण हो रहे थे, जब हम लोग यहाँ आए थे उस समय भी यहाँ पर आक्रांता लोग आक्रमण कर रहे थे कुमाऊँ पे। तो नीलो कठायत नाम का एक सेनापति था राजा प्रद्योत चंद जी का, उन्होंने बोला कि आप जाइए विधर्मियों को यहाँ से तराई के एरिया से खाली करवाइए इस एरिया को। तो उन्होंने इस एरिया से उस समय हम आज के डेट में हम ये नहीं कहेंगे, अब हम सब एक हैं,
तो उन्होंने कहना चाहिए कि उस समय जो आक्रमणकारी थे वो मुस्लिम थे, तो उन्होंने उनको वहाँ से खाली कराया। इस तराई प्रदेश से जीत उनको हासिल हुई और तराई पे जो शासन हुआ वो चंद राजाओं का हुआ। तो उस समय क्या हुआ कि राजा के कान भरे उनके एक मंत्री ने कि भाई नीलू कटाई जी ने तराई को जीता है, यहाँ आक्रमणकारियों से लोहा लिया है, आप उसका तराई का जो जागीरदार है आप उनको बना दीजिए। तब इसको तराई प्रांत कहा जाता था, एक प्रदेश था ये, तो उसका राजा बना दीजिए। और इस बीच में उनके राजा और वो जो मंत्री थे जिन्होंने सलाह दिया था और इनके बीच में नीलू कटाई जी के बीच में घमासान युद्ध छिड़ गया। उनके बच्चों की आंखें निकाल दी गईं। अल्टीमेटली राजा भी उनको भी नुकसान पहुंचा। इस तरीके से उन्होंने मतलब राज करने से भी मना कर दिया है। इतना दुरूह ये जंगल था, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मलेरिया से आच्छादित ये जगह थी। मैम बिल्कुल, आप बहुत ही जो एक तरह से तथ्य को सामने रखकर कड़िया को जोड़ते हुए हमारे इतिहास जो बता रही हैं, लेकिन आज जो स्थिति है कई एक तरह से जो राणा थारू को लेकर एक असमंजसता है लोगों के बीच में। एक तो मैं उस लिहाज से भी आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से क्या जो हमारी रूट हैं, जो हमारी जड़ें हैं, मान के चलिए चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, क्या वहाँ के लोग जो हैं हमें एक्सेप्ट करते हैं, हमें स्वीकार करते हैं? इस तरह से अगर आप कोई प्रमाण देना चाहें या इस तरह की चीज़ें अगर आप संज्ञान में लाना चाहें तो आप वो भी बताइए मैम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत देर से हम इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि जब मैं मुश्किल से मेरे ख्याल से ऐसी हाई स्कूल में पढ़ रही होंगी उस समय, तो आज से करीब 35-40 साल पहले, 40 तो नहीं कहूँगी, 35 साल पहले हमारा एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ से गया था, जिसमें हमारे कुछ लीडिंग पर्सन थे, जिसमें रमेश राणा जी भी थे। और उन्होंने वो एक प्रतिनिधि मंडल गया और वो श्री जी अरविंद सिंह जी से मिले, जो आज भी मेवाड़ में राणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ और श्री जी अरविंद सिंह जी दोनों अभी हमारे बीच में हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला कि भाई हमारे जड़ों को हमारे लोग भी काफ़ी हद तक भूल गए हैं, इतिहास सुरक्षित नहीं रह पाया क्योंकि वो माहौल उस तरह का था उस समय। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा से काफ़ी दूर हो गए, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए और ये स्थिति इतनी हद तक हो गई कि हमें एसटी में कैटेगराइज किया गया है। तो हम कैसे सिद्ध करें कि अपनी जड़ों को कि हम भाई आपके ही वंशज हैं? तो उन्होंने बोला कि देखो, आप किसी को अगर चाहें, आपके बीच से कोई पढ़ा लिखा अच्छा स्कॉलर हो, आपको मैं बताऊं उस समय ग्रेजुएट होना भी बहुत बड़ी बात थी, ग्रेजुएट भी लोग नहीं मिल रहे थे, यहाँ पर शिक्षा का प्रचार बिल्कुल नहीं था। तो उन्होंने कहा कि कोई ग्रेजुएट बंदा अगर हो तो उनको आप भेज दीजिए उदयपुर पैलेस में, हम उनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, उनके रहने की व्यवस्था करेंगे, उनकी स्टडी की व्यवस्था करेंगे। वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो लें, अध्ययन कर लें और तब हमारे सामने तथ्य प्रस्तुत करें, हम ज़रूर इस पर विचार करेंगे। ऐसा उन्होंने उस समय कहा था। लेकिन बात आई गई हो गई, कोई पढ़ा लिखा था नहीं, किसी ने इतनी दूर जाकर के स्टडी करना सही नहीं समझा। जो हमारे पेशगार साहब थे उनको शायद ये ऑफ़र मिला था साधु नगर में, तो क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब थी तो उन्होंने उस समय नहीं मन बनाया वहाँ जाने का। लेकिन जब मैंने ये बात सुनी, आज से 2-3 साल पहले मेरी जब मुलाकात हुई उनसे, तो मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने ठाना कि मैंने इतिहास का अध्ययन करना है मुझे और मैं अपनी जड़ों को तलाश करके रहूँगी। तो मैंने नेपाल का समवर्ती क्षेत्र नेपाल का अध्ययन किया। वहाँ मैंने क्या पाया कि जो शाही परिवार है, जो अब 2000 से एक तरह से उनका जो दीपेंद्र राजकुमार थे, उन्होंने शाही परिवार का खात्मा कर दिया। उसके बाद ज्ञानेंद्र जी थे, उनका भी करीब 2008 तक शासन चला। उसके बाद अब वहाँ पर लोकतंत्र है। तो ये जो शाही परिवार था, कब आए थे ये? महारानी पद्मिनी के समय में रत्न सेन जी के छोटे भाई कुंभकर्ण जी नेपाल आए थे। तो उन्होंने जाके 13वीं शताब्दी से लेकर 1559 में ये सिद्ध कर पाए, जब वो राजा बने पृथ्वी नारायण शाह। उन्होंने ये बताया कि हमारी पीढ़ियाँ कुंभकर्ण जी से, राणा वंश से, सिसोदिया वंश से आती हैं और हम वहाँ के राणा हैं। और मेवाड़ परिवार ने उसकी मान्यता दी। देखिए कितनी सदियाँ बीती उनको। जब वो मैं थोड़ा सा और एक शेयर करूंगी कि अभी बिल्कुल हाल ही की बात है कि 1846 ईस्वी की बात है, जब जंग बहादुर राणा जी ने अपने आप को घोषित किया कि वो राणा वंश से हैं और मेवाड़ से
मेवाड़ परिवार से, राणा परिवार से उनको लाल मोहर बंद पुस्तक में ये दस्तावेज, उन्होंने दस्तावेजीकरण किया इसका कि हम राणा वंश से हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब लोग मजबूत हो गए तभी वो अपने आप को सिद्ध कर पाए कि हम राणा हैं, क्योंकि इतने तितर बितर हुए थे, इतनी दुरूह परिस्थितियों में वो रहे थे। ऐसे ही शिवाजी महाराज जब उनका राज तिलक हुआ, पुणे में पंडितों ने उनका राज तिलक करने से मना कर दिया, बोला कि आप ऐसे समाज से हैं। तब उन्होंने सिद्ध किया, बनारस के पंडितों ने सिद्ध किया कि ये राणा वंश से हैं। और ये हमारे हमीर सिंह जी के एक दूसरे पुत्र थे सज्जन सिंह, वो चले गए थे महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से हमारी जड़ें फैली हुई हैं पूरे इंडिया में, और जब जब उनको मौका मिला है उन्होंने अपनी पहचान उजागर कर दी है। और मैं भी 2 शब्दों में यही कहना चाहूँगी कि बहुत हो चुका, चुप रहते रहते अब अपनी पहचान उजागर कर दो। हमारे पूर्वज भी आज ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आपकी सहायता के लिए हैं और आप अपनी पहचान उजागर करिए। आपको ये दैव आशीर्वाद रहेगा, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद रहेगा कि आप आगे बढ़ें। यही मेरा कहना है। तो ये एक जो हमारी एक पहचान की जो लड़ाई है वो अभी तक जारी है और ये जारी रहेगी। सवाल ये है कि विजेताओं ने जो इतिहास लिखा है वो अपने पर्सपेक्टिव से लिखा है, लेकिन आज हमारे पास मंच है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज हमें उन बातों को नकारना है जो हमारे इतिहास को कहीं ना कहीं विकृत रूप देती हैं और कहीं ना कहीं हमें उस दिशा से जो हमारी जो मानसिक जो एक स्थिति है उसको हीनता की ओर ले जाती हैं। तो सवाल यही है और इसी कड़ी में हम आपके सामने वीडियो लेकर आते रहेंगे और पुष्पा जी से हम चर्चा इसी तरह से करते रहेंगे। देखते रहिए आर न्यूज़।